जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम मैथ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केस क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, जो बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत जल्द होने वाला है। तो सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि आप ये सारे केस क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड 2024 तक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए सीधा सवालों की तरफ चलते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखें। सवाल है, सह अभाज्य संख्याओं का म स होता है। यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये जो म और स दिया गया है इसका मतलब है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम HCF कहते हैं। ठीक है, HCF। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको जब सब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो उससे में हम बता देंगे। ठीक है, जल्दी से पहले प्रश्न के उत्तर दीजिए कि सह अभाज्य संख्याओं का म स यानी महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा B, यानी कि 1 हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका म स यानी महत्तम समापवर्तक 19 है, तो उनका ल स यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पर ल और स जो है इसका मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में LCM कहते हैं। ठीक है, तो होगा। सवाल फिर से सुने। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 114। ठीक है, यानी कि C हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक 114 होगा। याद करते चले सभी छात्र, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि a यानी a बराबर 2 के पावर 3 गुणते 3 गुणते 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणते 5 गुणते 7, तब लघुत्तम समापवर्तक a और b होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक a और b होगा, यानी a और b का मान बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1680। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा D, 1680 होगा लघुत्तम समापवर्तक A और B का। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम, सम और विषम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ा देंगे, नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं, किताब आपके पास होगा। ठीक है ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, प्रश्न फिर से सुने। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4m प्लस में 1, यानी कि C हो जाएगा 4m प्लस में 1। समझ रहे हैं। यहाँ असल में m का कोई एक मान अपने मन से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें विषम एक पूर्णांक आएगा। जैसे कि अगर m बराबर हम 1 माने तो 4 इकाई 4। ठीक है, अब प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 5, बराबर में अगर हम m बराबर 1 मान लेंगे। समझ रहे हैं, इसी प्रकार से इसी के लिए कि धनात्मक एक विषम पूर्णांक आएगा। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि 13 एक अभाज्य
संख्या है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य ये दो प्रकार के संख्याएं होते हैं। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीवीआई लगा सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपके बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा √17, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए √17। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। क्योंकि इसीलिए 17 होगा, क्योंकि अगर इसका रूट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, अगर इसका रूट हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका रूट हटाएंगे तो 5 होगा, और इसका रूट हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार, लेकिन 17 बराबर कुछ हो नहीं, 17 बराबर √17 रहेगा। ठीक है ना, इसी के लिए वो अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें जल्दी से। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा था। कितना हो जाएगा? 4, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, हम कहते ना अपरिमेय और परिमेय, तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी √1 बट्टा, या इसका भी पूरा रूट है ना, पूरा रूट मानिएगा इसको, 1/144 क्या हो जाएगा? तो अगर इसको बराबर करेंगे तो 1/12 आएगा। ठीक है ना, ये सब सवाल है, पढ़ा देंगे तो फटाफट बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी 1/√44 जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 41। ठीक है ना, सी हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र, 41 यानी कि सी हो जाएगा। चलिए यहीं पर अगली प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम आपको यही क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन सब याद करके जाएंगे तो हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्ज़ाम के कॉपी में रहेंगे। ठीक है ना, प्रश्न पत्र जो आता है उसमें रहेगा। इसी के लिए कहते हैं पहले से याद कर लें। क्या है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये हो जाएगा 39 बट्टा अशांत 243, यानी कि बी। ठीक है ना, 39/243। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी छात्र कि एक अशून्य, यानी शून्य नहीं है, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा अपरिमेय। ठीक है, क्या? बी, हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। छोटा सा प्रश्न है कि 45 तथा 60 का मौसा, यानी महत्तम समापवर्तक बताए थे अभी, महत्तम समापवर्तक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत ही आसान, डी। ठीक है, 15। 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक 15 होगा। ठीक है ना, चलिए समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। सवाल है पाई बट्टा में 3। ठीक है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्या होगा इसका उत्तर, कि पाई बट्टा में 3 अपरिमेय संख्या है, यानी कि बी। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी छात्र। यदि f ऑफ x बराबर x³ माइनस 5x² प्लस में 2x प्लस 2, तो f ऑफ 1 का मान है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ऐसा, तो कुछ नहीं करना है। जब भी ये दिया रहा है ना, तो x के जगह पर 1 रखते जाइए, यानी 1 का क्यूब माइनस 5 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 2 गुणते में 1 प्लस में 2 तो दे ले है,
तो बस x के जगह पर 1 रखते जाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या है उत्तर, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस में 5x² प्लस में 2x प्लस 2, तो एफ ऑफ वन का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। आप इसे हल करके भी देख सकते हैं, यही उत्तर आएगा, यानी कि 0। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है प्रश्न, क्या है, 0.7 जब ऊपर में लिखा है, इसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है ना, तो 0.7 बार बराबर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/9, यानी कि ए 7/9। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 के पावर 0 गुणते में 2 के पावर 0 बराबर, ऐसे प्रश्न आपको छकाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 8 के पावर 0 गुणते में 2 के पावर 0, तो जब भी पावर में 0 रहता है तो दोनों का मान 1 हो जाता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1। ठीक है ना, यानी कि 3 के पावर 0 तो ये भी बराबर 1 के होगा। ठीक है ना, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखिए, इन सालों में ये सवाल पूछा गया, इसी के लिए कहते हैं कि ये सारे केस प्रश्न हैं, तो इसका आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। सवाल है, यदि a और b भाज्य और अभाज्य 2 प्रकार की संख्याएं होते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी। ठीक है, यानी कि सी। क्या हो जाएगा, ए और बी। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, फिर से अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है, जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है जो भाज्य नहीं हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23। ठीक है, बी। क्या हो जाएगा, 23। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या 23। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, 2 प्रकार की संख्याएं होती है, हमने आपको पहले भी बोला है, तो वैसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इसका उत्तर हो जाएगा 2√3 बत्ता में √3, यानी कि सी एकदम। इसका हल बताइएगा, अगर आप बच्चों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का हल क्या होगा। जैसे हम अगर बता दें तो उसका हल होगा 2। ठीक है ना, काहे कि कट जाएगा। चलिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तो ऐसा ही बता सकते हैं हमारे बताने से पहले ही। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 65 तथा 170 का महत्तम समापवर्तक 65 m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। यहाँ बेसिकली m बराबर m का मान पूछ रहा है, m के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए। यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65 m, ठीक है ना, -117 के रूप में है, तो m का मान होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b, यानी कि इसका m का मान होगा 2। चलिए अगले प्रश्न को यहीं पर देख लें। 2, 10 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ असल में आपसे लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10:1, यानी कि बी। क्या होगा, 10:1। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। जल्दी से बताइए सभी छात्र कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि बी। क्या होगा, उत्तर 2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, बहुत ही आसान। ठीक है, बी हो जाएगा। 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ आपसे गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि बी हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? जल्दी से बताइए, कितने 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30, यानी कि बी। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 30, यानी 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 30 संख्याएं हैं, तो 3 से विभाज्य हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लें। यहीं पर से 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 510। ठीक है, यानी कि डी 510 हो जाएगा इसका उत्तर। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6, 8 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात। फिर से यहाँ अनुपात वाले सवाल आ गए। 6, 8 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 132:1। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा 132:1। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड वाले सवाल है, जल्दी से बताइए। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 के पावर 5 गुणित में 3, यानी कि सी। 2 के पावर 5 गुणित में 3 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखें। ये सवाल पीछे भी आया हुआ था, फिर से है। 0.3 बार, ठीक है, का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप पूछ रहा है। 0.3 बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि क्या है उत्तर? सी हो जाएगा 1/3। समझ गए? चलिए आखिरी सवाल जल्दी से देख लेते हैं। 7 + 3 √2 है, यानी 7 + 3 √2 यह दिया हुआ है या पूछ के बारे में पूछ रहा है। इसकी प्रकृति जल्दी से बताइए कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि इनके उत्तर हैं बी हो जाएंगे, यानी 7 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए सभी छात्र? तो ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन हैं, तो सभी बच्चे इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा। अगर इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो आप वो भी जा कर के देखें। वहाँ हमने साइंस के और सोशल साइंस, यानी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी इसी प्रकार से केस क्वेश्चन की तैयारी हमने कराई है। तो आप जाकर उन क्वेश्चंस को भी जल्दी से देखें। अगर आपको वो क्लास पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और आपको इसी प्रकार के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे चैनल पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का, इस क्रैश कोर्स में जुड़ जाएं। इसे जुड़ने के लिए बस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप क्रैश कोर्स में शामिल हो जाइएगा। ठीक है, तो सभी बात छात्रों से हम यही कहना चाहते हैं। और आज की क्लास समाप्त होती है। हम मिलेंगे आप सभी छात्रों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।